घर का खाना, वो टेस्ट जो आप अपने दिल में रखते हैं चाहे आप जहां भी जाएं। बट व्हाट इफ मैं आपको बताऊं कि कुछ समय पहले तक ही हमारे घर का खाना काफी अलग दिखता था। वर्ल्ड द वर्ल्ड ईट्स नामक 50 साल लंबी एक स्टडी ने दिखाया कि 1961 में एक आम इंडियन रोज 2010 कैलोरीज इंटेक करता था। 2011 में ये नंबर 2458 तक बढ़ गया। इंडियन डाइट में सबसे बड़ा योगदान ग्रेन यानी अनाज का ही रहा है। और आजकल हम ज्यादातर चावल, आटा और मैदा ही खाते हैं। कई ऐसे और अनाज थे जो हमारे दादी दादा खाते थे पर अभी हमारे डिनर टेबल पर नहीं मिलते। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अर्बन इंडियन का ज्वार और बाजरा खाना 1960 से 2010 के बीच 8 गुना कम हुआ है। 32.9 kgs पर ईयर से 4.2 kgs पर ईयर। और दूसरी ओर गेहूं का खाना इसी टाइम पीरियड में ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 27 kg पर ईयर से 52 kgs पर ईयर। याद है वो टाइम जब आपकी प्लेट में रागी उपमा या ज्वार बाखरी पाई जाती थी? रागी, वारगू या कोडो, झांगोरा, सांवा, ज्वार, सामाई, बाजरा और थिनाई, कुछ अलग अलग प्रकार के ये मिलेट्स हैं। इनसे ही मुद्दे, रोटी, उपमा, भाकरी, खिचड़ी, मुठिया, पुलाव, पोंगल, अप्पे, खीर, भूख लग गई यार, ये सब बनता था। और ये हमारे खाने के स्वादिष्ट स्टेपल्स थे। इन सभी खानों में मिनरल और प्रोटीन की मात्रा ऊंची होने की वजह से इन्हें सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। कईयों के मुताबिक ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से मिलेट्स की खेती के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन 60% तक कम हुई, क्योंकि इस मूवमेंट ने चावल और गेहूं को प्राथमिकता दी। मिलेट्स को गरीब इंसान का खाना भी माना जाने लगा और इसके चलते धीरे धीरे इसे डिनर टेबल से दूर कर दिया गया, खास करके देश के शहरी इलाकों में। कंजम्पशन पैटर्न में परिवर्तन, खाने के तरीकों का बदलना, मिलेट्स का उपलब्ध ना होना, प्राइस की समस्या और खराब फसलें हमारी प्लेटों में उनके कम होने के ये कारण बने। भारत के अद्भुत क्लाइमेट की वजह से यहाँ अलग अलग प्रकार के फलों और सब्जियों का उगना मुमकिन है। हम सभी के पास फालसे, शहतूत, पोमेलो और बेर खाने की आदत। पर ये बताओ कि अपने घर के पास वाली दुकान और सब्जी वाले के पास आपने इन्हें कितनी बार देखा है? लाल भिंडी या रेड ओकरा, काईवली कोड़ी यानी कि एयर पोटैटोस, मुकुत्ती अवरई जिसे क्लोव बीन्स भी कहते हैं, मणतकाली यानी कि सनबेरीज, चिकनी चमेली आपने देखा है सुना है लेकिन ये जंगली जलेबी है मेरे भाई, यानी कि कोड़कपुल्ली जिसे इंग्लिश में कैमोशील भी कहते हैं, सूरती कंद या पर्पल यैम, करम्बला, ये देखिए ये है स्टार फ्रूट, बुद्धास हैंड यानी कि फिंगर्ड सिट्रन, लांगसा, लोटका, लंगसत ये एक ही है, मंगुस्तान यानी कि मैंगोस्टीन, जापानी फल को परसिमन भी कहा जाता है, अम्ब्रेला ये होता है इंडियन हॉक प्लम, करोंदा यानी कि करीसा करंदास, ताड़गोला, इसके तो बहुत सारे नाम हैं, कोई इसे ताल कहता है, कोई इसे इरवोल कहता है, तो कोई कहता है आइस एप्पल। महुआ और भांग जो अपने नशीले गुणों के लिए जाने जाते हैं, पहले घरों में सब्जियों के रूप में उपयोग किए जाते थे। जैसे सेंट्रल इंडिया में महुआ की सब्जी बनती है या फिर पहाड़ों में भांग के पकौड़े, जहाँ ये सीजनल फल और सब्जियां उगते थे या वहाँ रहने वाले लोगों के खाने का हिस्सा बने। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर और कुछ क्रॉप्स के कमर्शियलाइज होने की वजह से कई भारत में उगने वाली विविध फल और सब्जियां कम हो गई और भूली जाने लगी। कुछ अनुमान के अनुसार 1900 से 2000 के बीच किसानों ने 75% प्लांट जेनेटिक डाइवर्सिटी खो दी। भारत को दुनिया भर में विविध स्पाइसेस और मसालों के लिए जाना जाता है जो कुछ क्षेत्रों में उगते हैं और वहाँ के लोग उन्हें अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। इसमें से कई मसाले आज हमारी रसोइयों के शेल्फ में बिल्कुल पीछे पड़े रहते हैं या मिलते ही नहीं। एक उदाहरण है राधुनी या ड्राइड वाइल्ड सेलेरी, जो कई बार गलती से अजवाइन समझी जाती है और बंगाली डिशेस में यूज होती है, या कांतारी मुड़क, सफेद रंग की बर्ड्स आई चिली जो केरला और तमिलनाडु में पाई जाती है, मरोई नाकुपी या एशियन चाइव्स जो कि नॉर्थ ईस्ट शहरों में इसके लहसुन जैसे स्वाद के लिए इस्तेमाल होती है, अक्सर लहसुन और प्याज की जगह, पत्थर के फूल या कलपासी जो एक लाइकिन है जिसका खुद का कोई अनोखा स्वाद तो नहीं है पर जो लखनऊ के पोटली मसालों और महाराष्ट्र के गोडा मसालों में इस्तेमाल होती है। लाकाडोंग टर्मरिक एक ऐसी हल्दी है जो मेघालय में पाई जाती है। रतन जोत या एल्कनेट रूट जो ज्यादातर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में उगाई जाती है और खाने को एक नेचुरल लाल रंग देने के लिए जानी जाती है। इससे ही तो रोगन जोश में जोश स्वादिष्ट रंग आता है। भारत के जंगलों में पाए जाने वाले खाने भी मिलना मुश्किल होता जा रहा है, जैसे कि वाटर स्पिनच यानी अन्य सोपू जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की पैडी फील्ड्स में जंगली तरीके से उगता है। सेंट्रल इंडिया की ट्राइबल कम्युनिटीज द्वारा बनाई जाने वाली मॉथ बॉल करी और मणिपुर की जंगली मधुमक्खी की लार्वा प्रिपरेशन। जंगली फसलें अब हमारे रोज के खाने में ज्यादातर नहीं रही। हमारा खाना अब वेंडर्स या स्टोर से आता है। हमारे सिटीज और टाउन्स में जहाँ खाना उगाने की आम जगह ही नहीं है। कुछ लोगों के अनुसार इन ट्रेडिशनल खानों से अब स्टिग्मा और शेम जुड़ चुका है और ऐसा उन खानों के साथ नहीं है जिन्हें हम ज्यादा जानते हैं। ये तो हम जानते हैं कि पराठा बिना एक बड़ी चम्मच घी के तो नहीं खाया जाता, कि मालाबारी कुजीन कोकोनट तेल से बनता है
और बंगाली खाने में खूब मस्टर्ड ऑयल डलता है। पर इंडिया में कई ऐसे तेल हैं जो खाना बनाने के लिए कई फसलों से निकाले जाते थे, जैसे पीनट, राइस ब्रान, सेसमे, रेपसीड, फ्लैक्सीड। ट्रेडिशनली इनमें से कई कोल्ड प्रेसिंग प्रोसेस से निकाले जाते थे, जिसमें तेल निकालने के लिए प्रेशर का इस्तेमाल होता था। ये उस हीटिंग प्रोसेस से अलग है जो आज के रिफाइंड ऑयल के लिए यूज होता है, जिसे फिर केमिकल, स्टीमर्स, न्यूट्रलाइजर्स, डीवैक्सर्स, ब्लीच और डिओड्रेंट्स में प्रोसेस करके दुकानों में बेचा जाता है। ट्रेडिशनली प्योर कोल्ड प्रेस ऑयल को निकालने के लिए घनी नामक एक डिवाइस को यूज किया जाता है और ये कुछ ऐसे काम करती है। कुछ तो मानते हैं कि तेल निकालने की ऐसे ही कुछ तरीके हमारे इंडस वैली के पूर्वज भी इस्तेमाल करते थे, करीबन 2000 BC। इस प्रक्रिया से तेल में एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं जो कि उसे ज्यादा हेल्दी बनाते हैं। आज कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स उतना नहीं मिलते क्योंकि उनके लिए ज्यादा टाइम और पैसे लगते हैं। समय के साथ ट्रेडिशनली ऑयल एक्सट्रैक्ट करना एक प्रॉफिटेबल पेशा नहीं रहा और साथ ही इतने एड्स और मार्केटिंग के चलते रिफाइंड ऑयल्स हमारे बाजारों में ज्यादा मिलने लगे। पर कई ट्रेडिशनल फूड्स और प्रैक्टिसेस को आजकल सुपर फूड्स माना जाने लगा है क्योंकि दुनिया भर में उनकी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स को रीडिस्कवर किया जा रहा है। त्योहारों में बनाए स्पेशल पकवान से लेकर सीजनल फूड्स तक, स्वादिष्ट भारतीय शाही डेलिकेसीज और माँ और दादी की सिखाई गई स्पेशल रेसिपी, हमारे इस देश में खाने के प्रकारों की कोई कमी नहीं। कुछ का अनुमान है कि इंडियंस रसोई में सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, एक हफ्ते में करीबन 13 घंटे। तो शायद हम उन घंटों में से कुछ समय निकाल सकते हैं ट्रेडिशनल रेसिपीज को जानने के लिए, लोकल सीजनल प्रोड्यूस खरीदने के लिए और इंडिया की रिच डाइवर्स गैस्ट्रोनॉमिकल इतिहास में अपना योगदान देने के लिए।